हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी से संबंधित यानी कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बीडीओ वीपीडीओ आदि यानी ग्रेजुएशन लेवल री एग्ज़ाम है, उससे संबंधित हिंदी की सामान्य हिंदी की हम टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे। तो उसी संबंधित अगली टेस्ट श्रृंखला शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और कुछ लोग हम लोगों के साथ मिलना चाहें, मिल करके अपनी तैयारी कुछ और भी ठीक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत जो है ना अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कराएं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक स्वर ध्वनि है, ठीक है, और एक क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो स्वर ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जो बिना किसी के मदद के उच्चारित की जाती हैं। व्यंजन ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जो स्वर की मदद से उच्चारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? यानी कि कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने हैं? 10 राज्य हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये सब क्या हैं? ज़्यादातर क्या, सभी उत्तर भारतीय हैं। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश तक, कहाँ तक? छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, ये जो है इन्हीं राज्य हैं जो जहाँ पर हिंदी राजभाषा है इनकी। आंसू का पर्यायवाची है, इनमें आंसू का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें दिया है रजनीचर। ओके, चलिए ये हो गया रजनीचर। तो रजनीचर का मतलब क्या होता है? राक्षस। यानी कि ऐसे जो रजनी में, रजनी का मतलब रात में चलते हों, निकलते हों, तो उन्हें राक्षस बोला जाता है। लोचन, ठीक है, तो लोचन क्या है? ये लोचन का मतलब होता है आँख, तो ये आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, पिंगल, डिंगल और पिंगल क्या है? ये भाषाएं हैं राजस्थानी। और नयनाम्बु क्या है? ये नयन का अम्बु, यानी कि नयन का मतलब आँख और अम्बु का मतलब हो गया कि पानी। तो आँखों का पानी को क्या कहा जाता है? आंसू कहा जाता है। तो हमारा आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नैनाम्बु हो जाएगा। अब नैनाम्बु हो गया, नैन जल हो गया, चक्षु जल हो गया, ये सब क्या है? इसी के ही, आंसू के ही पर्यायवाची है। अगला है, धनवंती कांटा लगा दौड़े लोग हजार। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? शक्तिशाली का कष्ट बड़ा समझा जाता है, स्त्री की इज्जत अधिक होती है, धनवंती कांटा का विलोम है, और शक्तिहीन का कष्ट बड़ा समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर धनवंती कष्ट यानी कि शक्तिहीन नहीं है, तो ये गलत हो गया। धनवंती कांटा का विलोम है, ये भी गलत है। स्त्री की इज्जत अधिक होती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो इसका उत्तर हुआ ये है कि शक्तिशाली का कष्ट बड़ा समझा जाता है। यानी धनवंती का मतलब होता है कि जो धनवान लोग होते हैं उनको कांटा लगा तो हजारों लोग निकालने के लिए दौड़े जाते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यानी उनका कष्ट क्या होता है? वो बड़ा समझा जाता है। को नृप होय हमें का हानि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उदासीन रहना, सक्रिय रहना, राजा का सम्मान करना, राजा की मृत्यु का नुकसान होना। ठीक है, तो इसमें जो मंथरा है वो कैकेयी को समझाने की कोशिश करती है कि चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो दासी के दासी रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो राजा के मृत्यु से नुकसान होना, ना राजा का सम्मान करना, और ना ही सक्रिय रहना। इसका मतलब क्या हुआ? उदासीन रहना। ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये है। को नृप होय हमें कहानी, यानी कोई भी राजा बने हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी जस की तस स्थिति क्या रहेगी? बनी रहेगी। इसका अर्थ ये है, तो उदासीन रहना। इस बात है, प्राप्तांक में समास कौन सा होगा?
ठीक है, तो प्राप्तांक में समास कौन सा होगा? चलिए, क्या अव्ययी भाव होगा? तो अव्ययी भाव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्राप्त और अंक है। ठीक है, क्या द्विगु समास होगा? यानी क्या उसमें संख्या आ रही है, क्या अंक आ रहा है लेकिन संख्या नहीं आ रही, इसलिए द्विगु भी नहीं होगा। क्या प्राप्त और अंक दोनों समान यानी कि महत्व के हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? बचा तत्पुरुष। ठीक है, तो प्राप्तांक का मतलब हुआ प्राप्त हुए अंक, उसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है हिंदी शब्दकोश के अनुसार, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, संतान, सकल, सचल और सक्षम। ये इनका सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इनमें आप लोगों को यदि कुछ नहीं आता तो समझ लीजिए कि का के तुरंत बाद क्या आएगा? छा आएगा, क्योंकि सा तो समी में है ये, क्योंकि का और यानी कि जो है ना, ये का और सा से बनता है का। तो ये सकल और सक्षम ये दोनों एक साथ होंगे, तो सकल सक्षम के बीच में चा आ गया, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ सचल और सक्षम यानी कि यहाँ सकल और ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हो गया सकल और सक्षम, यहाँ पर भी ता आ गया, यानी का और का के बीच में ता कहाँ से आएगा? तो वैसे भी क्या हो जाएगा, बचेगा तो ये। तो संतान, सकल, सक्षम और चल सचल, तो सा सब में है, और ये सन है अन, और फिर ये है का है, और फिर का और यानी कि सा छा, और जो है ना यहाँ पर ये हमारा चा, तो इसके बाद आता है, यानी कि याद रखिएगा जो छा और त्रा और ज्ञा है ये संयुक्त वर्ण है, यानी संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन अपने जिसके साथ बनता है उसके साथ ही आता है। ठीक है, तो ये किससे बनता है? का से बनता है और सा से बनता है। ठीक है, तो का के जो है तुरंत बाद क्या हो जाएगा? ये आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यह घर के पीछे बैठा था। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि यह घर के पीछे बैठा था, इसमें रेखांकित अर्थात यह क्या है? तो यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण, या इनमें से कोई सा नहीं। देखिए, ये विशेषता किसी के नहीं बता रहा है, यानी किसी व्यक्ति को बता रहा है, उसका नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो क्या नहीं होगा? संज्ञा नहीं होगा। जब घर की विशेषता नहीं बता रहा है तो क्या चीज़ है? विशेषण नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। और कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह यानी किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि यह व्यक्ति घर के पीछे बैठा था। यह की विशेष यानी घर की विशेषता नहीं बताएगा, जब वो घर की विशेषता बता देगा तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है? सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये अगला भी क्वेश्चन इसी से संबंधित आ गया। इनमें प्रश्न है कि यह घर बड़ा है। ठीक है, यह घर बड़ा है। अब यहाँ पर जो यह है, ठीक है, वो किसकी बात में कर रहा है? घर के विषय में बता रहा है कि यह घर। तो अब ये क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या क्रिया होगा? तो इसमें यह जो है वो घर के पहले लगा हुआ है, और जो घर है वो संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम कभी भी एक साथ नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा नहीं होगा और ना ही क्या होगा? सर्वनाम होगा, और क्रिया तो है ही नहीं है। तो अब क्या चीज़ हो गया? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर बड़ा है, ये भी क्या है? विशेषण तो है। ठीक है, लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण नहीं, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ घर के दो विशेषण है, यह भी और बड़ा भी। ठीक है, तो ये विशेषण होगा लेकिन सार्वनामिक विशेषण होगा। या अमित शब्द का विलोम क्या होता है? ठीक है, तो अमित है, अमी नहीं है, अमी का मतलब होता है अमृत, तो अमित का होता है। ठीक है, यानी अमित, सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। अमित का मतलब जिसे जो है ना नापा ना जा सके, परिमित का मतलब जिसे नापा जा सके, इसका क्या हो जाएगा? परिमित होगा। वैसे अमित का एक जो पर्यायवाची जो है विलोम शब्द वो क्या होता है? मित भी होता है। ठीक है, मित, इसी से बना है मित व्ययी। अमित का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, और मित का मतलब कम मात्रा में। इनमें अन उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें कह रहा है कि किसमें अन उपसर्ग यानी कि प्रयोग किया गया है। तो अन और अंत, अनंत,
ठीक है। आ और धर्म, ये अधर्म, ठीक है। ये है अन और अंत से बना हुआ, अनंत। और ये आ और धर्म से बना हुआ, ठीक है। ये अन और क्या चीज़ है, एक से बना हुआ है, ठीक है। अन और एक से, तो क्या चीज़ रहेगा, ए और सी दोनों में है, यानी कि अनंत में भी है और अनेक में भी है। अन और एक है, अनेक, ठीक है। अन और एक नहीं होगा, जब अन और एक हो जाएगा ना, अन और एक, तो ये बनेगा अनेक, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर अन उपसर्ग नहीं, अन उपसर्ग हो जाएगा। इसमें कह रहा है पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, और पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। देखिए, उपमा में क्या आता है, सा, सी, से, सम और सरिस आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, तो उपमा नहीं हो गया। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या आता है, मनु, मानो, ठीक है, जनु, जानो, ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, ठीक है। यमक है, अब यमक का मतलब होता है कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताई, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सभी जो यानी कि वाक शब्द हैं, सब क्या हो रहे हैं, दोहरा रहे हैं। बस क्या हो रहा है, ठीक है, क्या, ये जो आपका विराम चिन्ह है, यही क्या है, बदला हुआ है, ठीक है। विराम चिन्ह जो है वो बदला हुआ है। तो इसमें जो दिया है, तो इसमें होगा कौन, तो इसका मतलब है कि हमारा यमक भी नहीं होगा, तो ये होगा अनुप्रास, ठीक है। लेकिन ये अनुप्रास का 5 प्रकार के अनुप्रास होते हैं, तो अनुप्रास का कौन सा भाग होगा, तो अनुप्रास का होगा लाटा अनुप्रास, ठीक है। लाटा अनुप्रास का मतलब ये होता है कि जब कोई वाक्यांश या वाक्य, ठीक है, यानी कि वाक्यांश या वाक्य की जो है ना पूरी पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, और क्या होते हैं ये एक दूसरे में, यानी कि जैसे लाटा का मतलब उलझना, उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाटा अनुप्रास बोलते हैं। यहाँ चलिए अर्थ बता देता हूँ मैं। यहाँ कह रहा है पिए निकट जाके, यानी कि जिसके पति जो है उसके निकट हैं, नहीं घाम चांदनी ताई, ठीक है। उसे घाम भी यानी धूप भी क्या लगता है, चांदनी की तरह लगता है, यानी जिस नायिका का पति उसके पास है, उसे धूप भी क्या है, चांदनी की तरह लगती है, नहीं उन्हें सभी चीज़ें क्या है, अच्छी लगती है। लेकिन पिए निकट जाके नहीं, यानी कि जिसका पति उसके निकट नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि घाम चांदनी ताही, उसे चांदनी भी क्या लगती है, धूप की तरह लगती है, ठीक है। तो मुझे लगता है अर्थ आपको आ गया होगा। तो अर्थ दोनों यानी कि वाक्यांश समान हैं, अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुप्रास होगा, और वैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया जाना चाहिए अनुप्रास के भाग, लाटा अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, सुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, इस तरह से जो 5 हैं उनमें से दिया जाना चाहिए था। साधु का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो साधु का विलोम क्या होता है, साध्वी होता है, ठीक है। सन्यासिनी नहीं, न साधुनी, ठीक है। सन्यासी का विलोम सन्यासिनी होता है, ठीक है। तो साधु का क्या होता है, साध्वी, और साधु का असाधु भी होता है। साध्वी जो है वो क्या है, उसका स्त्री विलोम है, ठीक है। और असाधु जो है वो भाव विलोम है। स्थावर जो शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, सचल, चंचल, चेतन और जंगम। तो स्थावर का होता है क्या, जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम। सचल का विलोम होता है अचल, ठीक है। चंचल का होता है शांत, और चेतन का होता है जड़,
ठीक है। वैसे स्थावर भी क्या होता है, जड़ ही होता है, ठीक है। और जंगम का मतलब जिसमें क्या हो, जीवन हो। इसमें हलंत रा यानी कि युक्त शब्द कौन सा है, यानी रा के नीचे हलंत कौन सा लगा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है सम्राट, ठीक है। यहाँ राट ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा होगा नहीं, स्रोत सा रो और ता, स्रोत ये है, ये मुख्य रूप से लिखा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, कर्म, यहाँ पर है कर्म, ठीक है। क्लियर। एक और देख लीजिए जो बाकी बचा है, ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, टा रा और ई, यानी कि इसमें ई की मात्रा है, टरिक ये लिखा हुआ है, ये ट्रिक लिखा हुआ है। टा जो है वो आधा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तर हमारा क्या हो गया, कर्म। भारत महान देश है जिसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, वाक्य है किस प्रकार का, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। भारत महान देश है जिसमें, क्योंकि यहाँ पर कामा लगा करके वो किया है, तो ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य नहीं। यहाँ पर महान देश है एक क्रिया, दूसरा लोग रहते हैं दूसरी क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य नहीं होगा, तो ये मिश्र वाक्य होगा। इप्सित का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित, ठीक है। इसका होगा अनिप्सित, इप्सित का विलोम अनिप्सित। अगला प्रश्न है, नील गाय का शिकार किया गया। यहाँ पर जो नील गाय है, ठीक है, वो है क्या, तो यहाँ नील गाय क्या है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, या क्या है, द्वंद्व समास। तो क्या है ये, कर्मधारय। नील गाय यानी कि नीली गाय, तो गाय का क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अकर्मक क्रिया का चयन करें, इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी क्रिया है जो अकर्मक है। बच्चा गहरी नींद ले रहा था, वे दोनों मिलकर खा रहे थे, ठीक है। छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर कह रहा है अकर्मक क्रिया बताइए, अपने से कुछ नहीं जोड़ना। यदि यहाँ पर क्या है, आपका कर्म है तो सकर्मक होगा, नहीं है तो अकर्मक होगा, और उसके लिए क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाकर इसे प्रश्नवाचक बनाइए, अपने आप को सकर्मक कर्मक पता चल जाएगा। तो यानी कि बच्चा गहरी नींद ले रहा था, ठीक है। तो बच्चा गहरी नींद ले रहा था, तो बच्चा क्या ले रहा था, गहरी नींद ले रहा था। वे दोनों मिलकर क्या खा रहे थे, तो यहाँ पर कोई नहीं मिल गया, वो दोनों मिलकर खा रहे थे। छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, तो छात्र छात्राएं क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो छात्र छात्राएं जो है ना इसमें, अब देखिए नींद लेना, नींद लेना अपने आप में क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कैसी नींद ले रहा था, क्या ले रहा था नहीं है, कैसी नींद ले रहा था, तो गहरी नींद, क्योंकि क्रिया इसमें नींद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ना तो ये होगा, ना ये होगा, और ना ये होगा, सभी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। तो गाइस ये थे, ठीक है, 20-22 प्रश्न थे, ठीक है। और इन प्रश्नों में, ठीक है, विविधता लाने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप लोगों को और भी चीज़ें साथ में समझाई जा सके। तो फिर से वही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसमें एक भी प्रश्न दोनों चीज़ों का नहीं लगा, यानी था, क्योंकि इसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द क्या हो जाए, कुछ जो है आपके, यानी इसमें हल करवा दिए जाए, तो उनकी संख्या ज़्यादा रखी गई है, ठीक है। इसमें साहित्यकार और पत्र से संबंधित प्रश्न नहीं थे, ठीक है, अगले वालों में रखे जाएंगे।
तो अभी तो ये नहीं टेस्ट सीरीज है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई क्षेत्र कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।